नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। आज दिन भर भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हमीरपुर जिले के कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने राज्य चयन आयोग की हमीरपुर में स्थापना करने के निर्णय का स्वागत किया। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जगह अब राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का सराहनीय फैसला किया है और इससे बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिंदल के प्रियंका गांधी के दौरे पर दिए गए बयानों पर भी रोहित शर्मा ने करारा जवाब दिया। स्थापना हमीरपुर में करना ये ऐतिहासिक है। कई तरह की बातें उठ रही थी जब चयन बोर्ड को निरस्त किया गया, कई तरह की अफवाहें विपक्ष जो है आज नहीं फैलाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि जब हमीरपुर से जब मुख्यमंत्री बनता है तो उसके क्या मायने, और हमीरपुर की जनता को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में राज्य चयन आयोग की हमीरपुर की स्थापना की जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है, वो आने वाली जनरेशन जो है उसको महसूस करे। आज बिंदल साहब बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी ये सब आकर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं जब प्रदेश आपदा की स्थिति में, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी अपने संसाधनों के बलबूते पर प्रदेश को अभी तक नहीं दिला पाए, ना ही उस हिमाचल के हितों की और हिमाचल के लोगों के हितों की पैरवी केंद्र सरकार के पास कर पाए। तो ये प्रियंका गांधी जी का फ्लॉप शो नहीं है, ये जो केंद्र में सरकार है, जो उनके मंत्री यहाँ पर आके कदम ताल करते गए हैं, ये उनका फेलर है, उनका विफलता है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं। सरकार ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता। एक तरफ जवानों की शहादत चल रही थी, अंतिम यात्राएं निकल रही थी, तब ये लोग पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये न केवल अनुचित है अपितु दुखद भी है। फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। सूबे की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए एक और मौका दिया जाएगा। प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं का नजदीकी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ऑफलाइन पंजीकरण में छात्र छात्राओं को अंतिम मौका देते हुए एक बार फिर समर्थ पोर्टल खोला जाएगा। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने तमाम कारणों से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश न लेने पाने वाले छात्र छात्राओं को अंतिम मौका देने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। इस दौरान विकास कार्यों की हल्द्वानी में सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत के मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सड़क हादसे में हुई शिक्षक की मौत की जांच करेंगे। इसके बाद विभाग दोषी पाया गया तो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी तरफ कोला नदी और नंदौर नदी में पहले ही बारिश में तटबंध बह जाने के मामले में भी जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा को जांच के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े तटबंध की शिकायत जिलाधिकारी के पास आई, इसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो इसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है पैच वर्क प्रोग्राम की, जो 25। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा सीईओ एनजी रवि और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार आज सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति के पास ड्रीम वैली में निर्माणाधीन साइट पर मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक पैसेंजर लिफ्ट गिर गई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर के बोस्टेला गांव में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले ग्राम प्रधान और जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लोकायुक्त की गठित टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच की, इसमें बड़ा खुलासा हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर मोहम्मद ने शिकायत करते हुए बताया कि लगभग 10 लाख रुपए का घोटाला किया गया। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो जांच में पाया गया कि कुछ काम हुए हैं और कुछ जगहों पर विकास के नाम पर घोटाले भी। एसडीएम सदर ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर लोकायुक्त को भेजी जाएगी। साहब की मौजूदगी में सारी जांच हुई है, पड़ताल हुई है। जिस जिस बिंदुओं पे उन्होंने शिकायत की थी हर बिंदुओं की जांच हुई है। और मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ग्राम पंचायत में जितना कार्य किया है और अब तक जितने पेमेंट रिलीज हुए हैं उस पे कार्य को करने के बाद अब तक मुझे लगभग 3 से 4 लाख रुपए मेरी ग्राम पंचायत के खाते से मुझे और मिलेंगे या फर्म को जो होते हैं उनमें और जाएंगे। और ये सारी बातें मेजरमेंट अगर होता तब खुल के सामने आती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा की। थाना पौड़ी, पैठाड़ी और श्रीनगर की तरफ से अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी ने नाराजगी जाहिर की। थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान एसएसपी ने वर्तमान में मुख्यालय स्तर से भूमाफियाओं, ड्रग माफियाओं, नौकरी लगने, विदेश भेजने और चीट फंड जैसे नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान की समीक्षा की। एसएसपी ने बताया कि विभिन्न अभियोग में अब तक 34 सभी अपराधियों को गिरफ्तारी कर ली गई है।
जो अगस्त माह में जितने क्राइम हुए थे उसकी आज समीक्षा की गई है और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे धोखाधड़ी संबंधी अपराध हैं, विदेश भेजने के नाम पर जो धोखाधड़ी की जाती है लोगों से, या जमीन संबंधी और जो फ्रॉड के केसेस हैं, साइबर ठगी से जो रिलेटेड हमारे केसेस हैं, इनको डिटेल में देखा गया। और चूंकि हमारा ऑपरेशन प्रहार मुख्यालय स्तर से चल रहा है, उसके भी कार्यों, उसमें भी जो इन लोगों ने कार्रवाई की है उसकी भी समीक्षा की गई है। 3 केसेस में हमारे द्वारा जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग जो है 30 से ज्यादा अभियुक्त जो धोखाधड़ी में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को थोड़ा सा अपराधियों के विरुद्ध एक जो एग्रेसिव पुलिसिंग होती है उसको करने हेतु निर्देश दिए गए हैं और जो हमारे संपत्ति संबंधी अपराध हैं इन पे यदि लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं हमारे उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई या 110 जी के तहत कार्रवाई जो है उसके लिए इन्हें सबको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु जो हमारी LIU की भी टीम है और हमारे सभी थानों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो टीम बनाई गई है उसको लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भव कैंप चलाया जाएगा। इसके चलते 17 सितंबर से ये कैंप प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 17 सितंबर से लगने वाले इस कैंप में 700 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 2 लाख लोगों का ई-पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश में 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक एक आयुष्मान भव कैंपेनिंग पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और जिसके तहत कि पूरे प्रदेश में 700 जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। एक विधानसभा में 10 कैंप लगाए जाएंगे और लगभग 2 लाख लोगों को जो है ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कराया जाएगा। साथ में देहदान और अंगदान पे भी एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं आजकल और जन जागरूकता कर इस पे कर रहे हैं। 10,000 लोगों को जो है इसके लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए आज हमने एक बड़ी बैठक भी हुई है। अभी तक लगभग सैकड़ों लोगों ने अंगदान और देहदान के लिए भी फॉर्म भर चुके हैं। 17 तारीख को इसकी भी हम राजभवन से लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर देहदान करता है या अंगदान करता है तो एक बड़ा पुण्य का काम है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर की लापरवाही की वजह से बीकॉम के 5 छात्र फेल हो गए। ऐसे में अब फेल हुए छात्रों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट का बैक पेपर दे दिया था उन्होंने, जबकि उनका रेगुलर अटेम्प्ट था। ऐसे में रेगुलर की बजाय बैक अटेम्प्ट करने से 5 छात्र परीक्षा में फेल हो गए, जबकि छात्र इस गड़बड़ी को लेकर कई बार कॉलेज परिसर निदेशक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में छात्रों ने लापरवाह स्टाफ और कॉलेज परिसर निदेशक का घेराव किया। बीकॉम में फेल हुए छात्रों ने बताया कि कॉलेज की इस लापरवाही का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। कि हम पिछले 28 तारीख को मैंने यहाँ पे डायरेक्टर को मेल कर दिया था, उसको वहां पे लेटर भी दे दिया था कि हमारा परीक्षा परिणाम सही किया जाए। हमको 5 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था अकाउंटेंसी का, उसमें कहीं भी पेपर के ऊपर दोनों पेपर सेम है, उसमें कहीं पे भी बैक और मेन नहीं लिखा गया है और जिसके चक्कर में जो परीक्षा नियंत्रक है, जो टीचर है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने हमको जबरदस्ती हमको बैक का पेपर दिया गया है। नहीं तो पूरी क्लास में हम 27 बच्चे बैठे हुए थे मेन के, उनमें से हम केवल 5 बच्चों को ही कैसे बैक का पेपर दिया गया है और हमारा मेन का पेपर उन बैक के बच्चों को दे दिया गया है। पिछले 4-5 दिन से मैं यहाँ डायरेक्टर सर के पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूं कि सर एक बार श्रीनगर वीसी को कॉल कर दीजिए या फिर वहां बात कर दीजिए, हमारे बारे में कुछ तो करिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। कल शाम को जब मैं डायरेक्टर सर के पास गया तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर केस कर दो, पर मैं इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे बारे में श्रीनगर बात नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो मेरे को। अगर कल को मेरे साथ कोई भी घटना होती है या मैं कोई भी कदम उठाता हूं तो उसका जिम्मेदार पूरा का पूरा कॉलेज प्रशासन रहेगा। मुझे ये जानकारी 8-10 2 हफ्ते पहले छात्रों द्वारा दी गई कि हमारा रिजल्ट ऐसे हो गया।
जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जो पेपर है इन्विजिलेटर द्वारा वो गलत पेपर दिया गया है और दूसरा पेपर दूसरे को दिया गया। इस ढंग का कुछ एक्सचेंज हुआ पेपर, क्योंकि एक पेपर था एक रेगुलर पेपर था, तो सब्जेक्ट एक ही है और एक ही पेपर का वो एग्जाम हो रहा था, तो थोड़ी कंफ्यूज हो गया होगा। लेकिन छात्रों ने भी उस पेपर को कर दिया जो परीक्षार्थी थे, क्योंकि जब उनको पेपर गलत दिया गया तो उनको उसी समय वापस कर देना चाहिए था पेपर पर। चलो एनीवे, ये प्रकरण जब आया तो निश्चित रूप से उनके मार्क्स नहीं हुए आए होंगे उसमें, या कम आए होंगे जो ये है। तो उस प्रकरण को जब मेरे पास आया तो हमने उसको बड़ी गंभीरता से लिया। गंभीरता के साथ साथ हमने उसको विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा है, यानी एग्जामिनेशन को भेजा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात हुई है। लेकिन वहाँ पे भी अनरस स्टूडेंट का चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो जो थोड़े विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उस पर त्वरित गति से काम चल रहा है। तो उस पर कार्य किया जा रहा है और साथ में जो है बहुत जल्दी इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सभी लोग उसको गंभीरता से लेंगे, इनकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। छात्र स्वयं भी प्रो वाइस चांसलर साहब से मिल चुके हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि हम मिल के आ गए हैं और उनको उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आज ये अचानक कल भी इनसे बात हुई थी, तो छात्र होते हैं कई बार इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा अचानक बिना कुछ ज्ञापन दिए, बिना कुछ कहे इन्होंने गेट ये वगैरह ये बंद कर दिया। तो ये इस ढंग का ये कोई तरीका नहीं, अनुचित है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों जो उस कमरे में ड्यूटीज में थे उनसे पूछा गया है, उनसे उनपे विभागीय कार्रवाई हो तो होगी। क्योंकि मुझे हल्द्वानी में सड़कों में गड्ढे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों के गड्ढे को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। डीएम कैंप के बाहर सड़कों में गड्ढों को लेकर भुवन चंद्र जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों में गड्ढे की वजह से हाल ही में शिक्षक की मौत हो गई थी, वही एक महिला की भी गड्ढे की वजह से मौत हुई। इतनी घटनाएं होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आरोप लगाया गया कि शहर में लगातार सड़कों में गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गड्ढों को बंद कराने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, हल्द्वानी या उसके आसपास यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाली सारी सड़कों की हालत बहुत खराब है। सब जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और दुर्घटना लगातार हो रही है। अभी हमारे मोहल्ले में भी एक महिला के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद हमारे एक शिक्षक मित्र की जो है मौत हो गई है। इसी तरीके से एक महिला की मोंडवा क्षेत्र में मौत हुई है। और ये लगातार जो है जिस तरीके से पूरे शहर में जो जिस तरीके से अभी तिकोनिया चौराहे में चले जाओ, अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं, सरकार के मंत्री आ रहे हैं, सरकार के प्रशासन आ रहा है, सारे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इनको गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं और जनता जो है परेशान है। और लगातार जनता मांग कर रही है कि ये सड़कें सही करो, दुरुस्त करो। और हमने कल इसके खिलाफ एफआईआर दी है, उत्तराखंड शासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ। आज हम डीएम साहिबा से मिलने आए हैं। अगर डीएम साहिबा हमारा मान नहीं रखती हैं, हमारी बातें नहीं रखती हैं, हमारे जो बात हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर नहीं रखेगी तो हम इसमें न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जो है जो जिम्मेदार लोग हैं इनके खिलाफ जो है एफआईआर करके न्यायालय के थ्रू इनको जो है जेल में भेजो। देहरादून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसके बाद कर्णप्रयाग, गौचर, लगासू में आज तेज बारिश हुई। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया है। बात करें गर्मी की तो लोगों को उमस से राहत मिली। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई आज खत्म हो सकती है। आईटी की टीम आज तीसरे दिन भी ये कार्रवाई कर रही है। सभी दस्तावेजों और एक एक चीज को बारीकी से खंगाला जा रहा है। पूर्व मंत्री आजम खान ने आयकर अधिकारियों को बताया कि उनका एकमात्र आय का स्रोत भैंसों की डेयरी है। दूध बेचने से दिन का 20,000 रुपए आता है, उसी आमदनी से घर चलता है। वहीं 3 दिन की कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स को पता चला कि कैसे एक प्राइवेट ट्रस्ट होते हुए भी सरकारी विभागों का 150 करोड़ रुपए आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। जांच में पता चला कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जब भी कैबिनेट से कॉलेज या फिर अन्य जनहित में कोई प्रोजेक्ट पास होता था तो उसे कहीं और न बनाकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना दिया गया। बहरहाल कर चोरी के आरोपों में घिरे आजम खान और उनके
जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर की टीम अलग अलग जगहों पर कुल 30 जगह पर छापेमारी जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। मऊ जिले की तेज तर्रार नेत्री नुपुर अग्रवाल को बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल बीजेपी नेत्री नुपुर अग्रवाल को बीजेपी मऊ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले प्रवीण कुमार गुप्ता बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संगठनात्मक ढांचों में कई बड़े बदलाव बीजेपी ने किए हैं। यूपी के दर्जन भर जिलों में जिलाध्यक्षों को बदला गया। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से और सामान्य कर्ता के विषय पर विचार किया और मुझे नेतृत्व करने का एक अवसर प्रदान किया। सबसे पहले है कि संगठन के कार्यों को करते हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। सम्मान बिल्कुल होता था, लेकिन जिस तरह का सम्मान होता था उसी तरह के सम्मान को बरकरार रखते हुए ही इस कार्य को करते जाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत चलता रहता है, 24 घंटे काम के ऊपर फोकस करता है, चुनाव रहे या ना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हमारा है वो चुनाव के दृष्टिगत नहीं, 24 घंटे काम करने के साथ साथ वो संगठन के नेतृत्व को देखते हुए हर कदम बढ़ने को आगे तैयार रहे। जिलाध्यक्ष जी जरूर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इस नाते वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर अवश्य आएंगे। बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन इस खुशी का जो श्रेय है मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को देना चाहती हूँ। इसी के साथ आज दिन भर भारत में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ।